So now we start with our next lecture and the question number 3. The first question is writing the structure of the following organic halogen compounds. तो इन compounds का हमें structure draw करना है. अब देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कितने मेन चेन में कार्बन एटम्स हैं. तो वर्ड रूट आप देखेंगे पेंट, तो यहाँ पर 5 कार्बन है. ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए आप इस तरह की चेन बना सकते हैं. अब पेंट हो गया और एन का मतलब कि सारे के सारे उसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं. उसके बाद देखिए कि ब्रांचेज कौन कौन सी हैं. 2 पे क्लोरो है और 3 पे मिथाइल है. तो अगर लेफ्ट से हम नंबरिंग करते हैं तो 2 पे क्लोरो लगाया और 3 पे मिथाइल है. दिस इज द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन. ठीक है, तो पैरा ब्रोमो तो ब्रांच हो गई. मेन चीज़ क्या है? क्लोरोबेंजीन. तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? यह क्लोरोबेंजीन और पैरा पोजीशन पे ब्रोमो लगा देंगे. थर्ड इज देखिए 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन. तो आपका जो मेन रिंग है दैट इज अ साइक्लोहेक्सेन. 1 पोजीशन पे क्लोरो है तो यहाँ पर 1 पे हम क्लोरो लगा देते हैं और 4 पे है इथाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा C2H5. ठीक है. नेक्स्ट इज 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन. मतलब ये जो ब्रांचेज में दिया गया है ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है. जो पैराग्राफ में यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो दिया गया है ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है. तो इसको हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे. तो देखिए आपका वर्ड रूट इज ऑक्ट. तो 8 हमारे पास मेन चेन में कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन है. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं 8 कार्बन्स. ठीक है, 2 4 6 8 8 कार्बन हो गए. अब देखिए 1 पे आयोडो लगा हुआ है, मतलब 1 पे यहाँ पर आयोडीन लगा देते हैं. और 2 पोजीशन पे एक ब्रांच लगी है जिसमें 2 क्लोरोफिनाइल, मतलब यहाँ पर फिनाइल है जिसकी भी 2 पोजीशन पे मतलब 1 और 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. थर्ड इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन. तो ब्यूटेन 4 कार्बन 1 2 2 पे ब्रोमीन. 6 इज 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन. तो हेप्ट में 7 कार्बन है. तो दिस इज द 7 कार्बन. अब 4 पे है टर्ट ब्यूटाइल. देखिए 1 2 3 4 पे टर्ट ब्यूटाइल आ गया आपका. ठीक है, और 3 पे आयोडो 1 2 3 पे आयोडीन और सारे सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन दिया गया है. दिस इज द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन. ठीक है, मतलब मेन हमारे पास ये जो बेंजीन है. तो बेंजीन ड्रॉ करने के बाद देखिए 1 पे ब्रोमो है तो 1 पे हम ब्रोमो लगा देते हैं. 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो 4 पे लगाएंगे. पहले 2 पे मिथाइल लगा देते हैं, तो 2 पे मिथाइल. अब देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ कि जो ब्यूटाइल के 4 कार्बन हैं वो किस से कनेक्टेड हैं? देखिए ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं. ठीक है, अगर ये ब्यूटेन ये 4 कार्बन पहली पोजीशन से जुड़े हुए हैं किसी के साथ तो इसको क्या बोलेंगे हम? एन ब्यूटाइल. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट चेन नॉर्मल है. अगर यही 4 कार्बन दूसरे वाली पोजीशन से किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो है तो ये 4 कार्बन की चेन, तो है तो ये ब्यूटाइल, बट ये कहाँ पे जुड़ा है? ये दूसरे कार्बन से. और ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन. इसको बोलेंगे हम सेक ब्यूटाइल. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो 4 कार्बन की चेन जुड़ी है वो कैसे जुड़ी है? दूसरे कार्बन पे. ठीक है, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो CH3 CH2 CH3. तो दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप. एंड 8th इज 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन. अब ब्यूट 2इन है, ये ब्यूट हो गया, ये 2 पे डबल बॉन्ड आ गया और 1 और 4 पे ब्रोमो है. तो 1 पे ब्रोमो और 4 पे भी ब्रोमो. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. देखिए
CH2Cl2, चारों में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। मतलब जब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कभी अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखिए एक H यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, तो ये बहुत एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप दिखा रहे हो कि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, कि चारों बॉन्ड सेम प्लेन में हैं, जबकि टेट्राहेड्रल एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें सिर्फ ये 3 एटम एट अ टाइम एक प्लेन में हो सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लोरीन आउट ऑफ द प्लेन होगा और एक क्लोरीन बिहाइंड द प्लेन। अब देखिए क्लोरीन क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरह से होगी, इसकी भी डाइपोल मोमेंट इस तरह से होगी। हाइड्रोजन हार्डली कुछ डोनेट करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की कोई खास डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, ना कोई विड्रॉइंग इफेक्ट है, उसको हम रेफरेंस लेवल पे मान लेते हैं। तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं? ये करीब करीब अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्टली, आप केमिकल बॉन्डिंग में ना जाएं, तो अप्रॉक्सीमेटली ही ये एंगल कितना होगा? 108 के आसपास होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर अगर 108 डिग्री पे लगे होंगे तब भी उनका रिजल्टेंट कैसा होगा? इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसका अगर आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 1.60 डी बाय। ठीक है, नेक्स्ट इज CHCl3। तो देखिए एक H और बाकी 3 पोजीशन पे अब क्लोरीन है। अब इन 3 पोजीशन पे क्लोरीन को लगाने से क्या होगा? एक डाइपोल इस तरह से आएगी, दूसरा डाइपोल यहाँ पे है और तीसरा डाइपोल यहाँ है। ठीक है, तो ये दो, तो कोई भी 2 क्लोरीन अगर आप चाहे इन 2 को ले लें तो इन दोनों के डाइपोल एक दूसरे को रिजल्टेंट आप इस डायरेक्शन में देंगे, ये वाली क्लोरीन थोड़ा उस डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कम होगी, क्योंकि तीनों एक डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको देखने से पता लग रहा होगा कि तीनों क्लोरीन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 वेक्टर 3 अलग अलग डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप विजुलाइज करेंगे और इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये 1.08 डिबाई आता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि तीसरा क्लोरीन डाइपोल मोमेंट्स को कम कर रहा है। ठीक है, 2 के तो एक दूसरे में थोड़े बहुत ऐड हो जाएंगे, पर तीसरी क्लोरीन उनको थोड़ा कम कर देगी टोटल डाइपोल मोमेंट को। और फोर्थ यहाँ पर थर्ड केस में जब चारों ही क्लोरीन हैं तो चारों डाइपोल मोमेंट बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि चारों CCl बॉन्ड्स हैं। अब आपने ये वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि कभी किसी भी एक पॉइंट से अगर 4 बराबर वेक्टर्स बराबर एंगल्स पे ड्रॉ करते हैं आप, ठीक है, एक पॉइंट से निकलने वाले कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हों, अगर चारों वेक्टर्स या सारे के सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, आपस में बराबर एंगल्स पे हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट कितना होता है? 0। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट डी, दिस इज म्यू। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे वेक्टर्स एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोकार्बन C5H10। तो C5H10 इसका मतलब हुआ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? ये है CnH2n, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। मतलब यहाँ पर या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 1 रिंग, कोई साइकिल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोलता है कि C5H10 जो आपके पास है ये क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं करता, मतलब अंधेरे में क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो डार्क में रिएक्ट नहीं करेगा। बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, मतलब जब इसको लाइट में आप लेके जाते हैं सनलाइट में, तो ये जो कंपाउंड देता है, मतलब एक क्लोरीन उसमें अटैच होगी बट वो सिंगल ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए अगर हम C5H10 को मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, अब क्या है, मैं इसमें अगर क्लोरीनेशन करवा भी देता हूँ तो कहाँ कहाँ क्लोरीन लग सकती है?
इस पोजीशन पे लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी क्लोरीनेशन हो सकती है। ठीक है, 3 पोजीशन तो आ गई ना मेरे पास, तो मेरे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। एक ये ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा और एक ए सी आ जाएगा। तो मेरे को एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ की जगह मैं बीच में लगा दूँ तब भी मेरे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डबल बॉन्ड को यहाँ अटैच करता हूँ तो एक बार क्लोरीन यहाँ लग सकती है, एक बार यहाँ लग सकती है और एक बार यहाँ, तब भी 3 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कहीं भी मैं क्लोरीन लगाऊँ बात बराबर हो? तो मतलब वो एक कैसा होना चाहिए, सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा अगर आप 5 कार्बन का एक रिंग बनाएंगे। अब इसमें देखिए सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो किसी भी पोजीशन पे मैं क्लोरीन लगा दूं, चाहे यहाँ लगाऊं चाहे यहाँ लगाऊं, बात तो बराबर है। इसका आईयूपैक नेम तो एक ही होगा। तो आईयूपैक नेम इसका आप अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा, क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा। ओके, क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें सारे के सारे कार्बन्स पे जो हाइड्रोजन्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं, वो एक जैसी हैं। तो किसी को भी हटा के आप क्लोरीन लगा देंगे तो फाइनल स्ट्रक्चर सब में सेम आएगा। ठीक है, तो दैट इज द आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। देखिए आपको मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना पहले बता देता हूँ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला होता है 2 कार्बन + 2 - हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें फॉर ईच हेलोजन एड 1 to हाइड्रोजन, फॉर ईच नाइट्रोजन subtract 1 from hydrogen, for each oxygen just ignore। इसका मतलब हुआ कि जितनी हेलोजन्स हैं उनको हाइड्रोजन मान के ऐड कर लो। ठीक है, एक हेलोजन है तो हाइड्रोजन्स में एक ऐड कर दो, 2 हेलोजन होती हैं तो टोटल हाइड्रोजन में 2 ऐड कर दो। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू कार्बन कितने हैं 4 + 2 माइनस हाइड्रोजन कितनी है 9। एक हेलोजन है तो एक हाइड्रोजन में ऐड करेंगे तो 9 + 1 10 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 0। मतलब कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और कोई इसमें रिंग भी नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारे को क्लियर होगा कि सिंपल ये क्या है, एक एल्केन का स्ट्रक्चर है। तो 4 कार्बन है। अब यहाँ पर ब्रोमीन आपको अटैच करनी है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन तो आप बाद में लगा सकते हैं, तो एक बार आप ब्रोमीन यहाँ लगा लीजिए, दूसरी बार ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे लगा सकते हैं, तीसरी बार एक ब्रांच लगा लो और उस पर ब्रोमीन यहाँ लगा दिया आपने। ठीक है, और ब्रांच में ही आप देखिए, क्योंकि ये सारे कार्बन बराबर हैं, बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं आपस में। ठीक है, इसको अगर आप सिमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, 4 कार्बन हो गया। अब तीनों ये जो टर्मिनल कार्बन है बाहर वाले एक जैसे हैं, तो किसी पे भी ब्रोमीन लगा दीजिए, तो ये आपके पास 4 आइसोमर्स आ गए। अब अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दें, H3C CH2 CH2 CHBr, CH3 CH2 यहाँ पर H CH3 okay, so that is clear I guess 1 2 3 okay CH2Br। तो that is the total number of आइसोमर्स। अब आपको याद रखना है कि ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ऑक्सीजन को इग्नोर करना है। एक नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन्स में से एक घटा दो। ठीक है, मतलब 9 हाइड्रोजन हैं और एक नाइट्रोजन है, तो 9 में से एक घटा दो 8, तो 8 हाइड्रोजन लिखो यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन अगर है उसको भूल जाओ, उसको इग्नोर करो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन
फ्रॉम दीज कंपाउंड्स। अगर आप इनको एनसीईआरटी पढ़ेंगे डायरेक्टली तो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की थ्योरी में मिल जाएंगे। देखिए 1 ब्यूटेनॉल, तो CH3CH2CH2, ये आपके पास आ गया 1 ब्यूटेनॉल। अब इसको 1 पे आयोडो मतलब OH की जगह आयोडो लगाना है। अब क्या क्या तरीके हैं देखिए, या तो आप यूज़ करिए यहाँ पे HI विद ZnCl2, या आप यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ I2, या आप यूज़ कर सकते हैं NaI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। ठीक है, तो एज़ पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि आयोडीनेशन के लिए आप NaI सोडियम आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड KI को H3PO4 के साथ यूज़ करें तो जो आउटपुट मिलती है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। ठीक है, द यील्ड ऑफ रिएक्शन इज़ गुड। तो यहाँ डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा, आयोडीन प्लस वाटर H2O। ठीक है, सेकेंड इज 1 क्लोरोब्यूटेन, तो सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे और क्लोरीन लगाया। अब क्लोरीन को रिप्लेस करना आयोडीन के साथ, कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, एसीटोन में हम NaI। ये कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज, मतलब आयोडीन को क्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर देंगे हम। प्लस NaCl, और ये NaCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये प्रेसिपिटेट एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसका मेन जो पर्पस है एसीटोन को ऐड करने का वो यही है कि सोडियम आयोडाइड NaI एसीटोन में डिसॉल्व होता है, इसलिए वो रिएक्ट कर जाता है। बट जो NaCl बनेगा या NaBr बनेगा वो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट कर जाता है और उसके प्रेसिपिटेट करने की वजह से ही रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बिकॉज ऑफ द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। थर्ड इज ब्यूट 1-इन। देखिए ब्यूट 1-इन है हमारे पास। अब इस पे आपको क्या कर सकते हैं, आयोडीन लगाना है। अब आयोडीन लगाने के लिए अगर आप नॉर्मल इसमें HI ऐड करेंगे तो आयोडीन कहाँ पर जाएगा, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल आयोडीन जाएगा सेकंड पोजीशन पे। हमें तो 1 आयोडो चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें HBr ऐड करते हैं परऑक्साइड के साथ। उससे क्या होगा, परऑक्साइड के साथ अगर ऐड करेंगे तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया और Br आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आप इसको सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन करवा के कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, नॉर्मली अगर आप OH नेगेटिव की बात करें तो OH नेगेटिव में अटैक करने वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ही अटैक करता है किसी हैलाइड पे। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोफाइल में कितने सेंटर्स हैं जहां से अटैक हो रहा है, अटैक करने वाला सेंटर कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, इट हैज 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। ठीक है, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स का मतलब है कि ये न्यूक्लियोफाइल 2 एटम्स के थ्रू अटैक कर सकता है। तो NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करता है तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, अगर ये ऑक्सीजन किसी पे अटैक करे तो ये बनाएगा RONO। ठीक है, नाइट्राइट। अगर ये नाइट्रोजन किसी पे अटैक करे तो ये बनाएगा RNO2। ठीक है, RNO2 नाइट्रो। तो मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें अटैक करने वाले एटम्स 2 होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से वो अटैक कर सकते हैं, तो उनमें 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड बनेंगे, जैसे नाइट्राइट और नाइट्रो। वैसे ही साइनाइड, साइनाइड में कार्बन की तरफ से अटैक होगा तो RCN बनेगा।
साइनो, और नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा तो RNC बनता है, आइसोसाइनो। तो साइनाइड में भी दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी। तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए 9th क्वेश्चन, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। देखिए SN2 के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका जो सबस्ट्रेट है, मतलब रिएक्ट करने वाला अल्काइल हैलाइड, वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री। उससे कम रिएक्शन होगा 2 डिग्री के साथ, और 3 डिग्री के साथ तो रिएक्शन ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट ये होना चाहिए। फिर गुड लिविंग ग्रुप रिक्वायर्ड, कि जो बाहर जाने वाला ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, I नेगेटिव, उससे कम अच्छा है Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, और सबसे कम है F नेगेटिव। फिर सॉल्वेंट कैसा हमें चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये रिक्वायरमेंट है SN2 की, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहां पर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में CH3Br, तो CH3Br और CH3I में दोनों 1 डिग्री हैं, ये भी 1 डिग्री ब्रोमाइड है, ये 1 डिग्री आयोडाइड है। तो सबस्ट्रेट तो 1 डिग्री हो गया। जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH नेगेटिव है, वो भी सेम है, तो उसमें भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। सॉल्वेंट जो भी होगा वो सेम होगा, दोनों या तो वाटर में हो रहे होंगे या किसी और सॉल्वेंट में हो रहे होंगे। तो सॉल्वेंट भी सेम है, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, सबस्ट्रेट की डिग्री भी सेम है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लिविंग ग्रुप में। एक में जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो Br बाहर जाएगा, दूसरे में जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो आयोडीन बाहर जाएगा, और जल्दी बाहर कौन जाता है, आयोडीन। तो रिएक्शन किस में फास्ट होगा, आयोडाइड में, ठीक है। तो CH3I फास्टर रिएक्ट करेगा बिकॉज इट हैज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये जल्दी बाहर निकलता है तो रिएक्शन फास्ट होता है। सेकंड देखिए, ये 3 डिग्री क्लोराइड है, ठीक है, क्योंकि कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इट्स 3 डिग्री क्लोराइड। और CH3Cl कैसा है, 1 डिग्री है। तो न्यूक्लियोफाइल सेम है, सॉल्वेंट सेम होगा, बट सबस्ट्रेट एक 3 डिग्री है और एक 1 डिग्री है। तो जल्दी कौन रिएक्ट करते हैं SN2 में, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री विल रिएक्ट फास्टर। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में जब OH नेगेटिव को पीछे से आके अटैक करना है तो ये जो बड़े बड़े CH3 हैं इनसे इसको अंदर घुसने में, यहाँ अटैक करने में स्टेरिक हिंड्रेंस मिलती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द बल्क ऑफ दीज CH3 ग्रुप्स द OH नेगेटिव विल नॉट बी एबल टू अटैक ऑन दिस कार्बन ईजिली। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, सीधा जाएगा, अटैक करेगा और क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री रिएक्ट्स मच फास्टर, और 3 डिग्री में तो ऑलमोस्ट रिएक्शन होता ही नहीं है। ओके, सो I think that is sufficient for this lecture. So in the next lecture we will start with the question number 10. Okay, thank you, have a nice day.